जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। 33 कोटि देवी देवता भारत में माने जाते हैं। हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, इस सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, और ये सब जिस एक में विराजमान होते हैं उसे कभी हम नंदिनी कहते हैं, कभी हम कामधेनु कहते हैं, हम गौ माता की बात करते हैं, हम गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता की बात करते हैं। और गौ माता की बात करने वाले इस देश में अगर गौ रक्षा के लिए आंदोलन चलाना पड़ता है तो कितना एक अजीब सा एक विभ्रम है ये। एक क्यों है ये? जिस देश में राजा दिलीप, जब हम कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, उस रघुकुल के पुरखे, पूर्वज राजा दिलीप माँ कामधेनु की सेवा करते हैं, माँ नंदिनी की सेवा करते हैं। वो भरत कुल जिनसे हम भरतवंशी कहलाते हैं, ऐसे भरतवंशियों के इस महान देश भारत में आज हमें ये देखने को मिलता है कि गौरक्षा आंदोलन का इतिहास क्या है। गौरक्षा करनी पड़ रही है, गाय माता सड़कों पर फिर रही हैं। 75 वर्ष के बावजूद भी 1947 से 2023 हो गया है, हम आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं। लेकिन ये अमृत काल तब तक नहीं आता सही तरीके से जब तक गौ रक्षा की बात, भारत में गौ कशी की बात पर प्रतिबंध नहीं लग जाता। और केवल प्रतिबंध लगाने से क्या काम चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो क्या करना होगा, और किन किन लोगों ने वो सब काम किए थे, उसकी जानकारी भी हमें है क्या? दो चार नामों के अलावा कि सरकारों ने कुछ किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और किया है तो किसने किया है तो कितना किया है, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे साथ आज एक बड़े यंग गौ भक्त हैं जिन्होंने गौरक्षा के बारे में बड़ा सुंदर काम किया है, उनसे आपको मिलवाते हैं। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए सामान्य बात हो सकती है लेकिन हमारे लिए एक विशेष बात हो जाती है, जिससे हमारी काफी सहायता भी हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। जम्बू टॉक्स के द्वारा जो कुछ विशेष कक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, हो रही हैं यूट्यूब के इतर, उसमें आप प्रबुद्ध सदस्य के तौर पे सहभागी हो सकते हैं, जिसके लिए वार्षिक सदस्यता राशि हमने मात्र 2100 रुपए रखी है। अगर आपको लगता है कि जम्मू टॉक्स देश और धर्म के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हमारा जो एक प्रस्तावित नव स्टूडियो है, जिसके लिए 2 कैमरा सेटअप के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप हमारे पैट्रॉन बन सकते हैं। इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप हमारे पैट्रॉन बन के इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी हो सकते हैं। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथि विनीत जी। विनीत जी पहले भी एक बार हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं और बड़ी सुंदर तरीके से अपनी बात को आप रखते हैं। विनीत जी हरियाणा के रहने वाले हैं। विनीत जी ने जो भी फोटो मुझे भेजी थंबनेल पर लगाने के लिए, जिसमें साथ में गौ माता भी मुस्कुराती हुई दिख रही थी। तो विनीत जी आपका स्वागत जम्बू टॉक्स में एक बार फिर से। कैसे हैं आप? नमस्कार सर। जी विनीत जी, गौ रक्षा आंदोलनों गौ का माता की जय इतिहास। सर। गौ माता की जय, जय गौ माता। कहाँ से शुरुआत करें आप, और कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं आप, और क्या पढ़ा है आपने, और क्यों आज के इस कार्यक्रम में आपको लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए? जी विनीत जी, बात की शुरुआत करें, रखें। सर सबसे पहले तो धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। लास्ट ईयर भी आपने अपॉर्चुनिटी दी थी, इस साल भी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे लास्ट ईयर आपको याद ही होगा, हमने कवर किया था पुरानिक काल से लेके आधुनिक काल तक, जिसमें हमने मुगल एरा भी कवर किए थे। शास्त्रों में, वेदों में जो माता कामधेनु के बारे में स्टोरीज है, ग्लोरियस कहानियां है, वो पढ़ी थी हमने। मॉडर्न इंडिया में कैसे जो है एक स्पाई नेटवर्क की तरह जो है गौरक्षा आंदोलन खड़ा किया था, आर्य समाज का क्या रोल था, मैंने वो सब लास्ट टाइम आपको बताया था अगस्त में लास्ट ईयर। सर अब की बार फिर मैंने, जब मैं बाकी सारे पॉडकास्ट पे आपके चैनल पे आया हूँ तो मैं उसके बाद का कवर कर रहा हूँ, ब्रिटिश एरा के बाद, क्योंकि आमतौर पे हमें ये लगता है कि ब्रिटिश एरा अब खत्म हो चुका है, भारत स्वतंत्र हो गया है। और जैसे कहा जाता था पहले, आजादी से पहले, कि कलम की एक नोक से जो है गौ हत्या का महापाप मिटा देंगे, बस एक बार आजादी दिलवा दो, स्वराज आने जी। दो। तो वो हैरानी वाली बात है कि 75 साल हो चुके हैं, आजादी का अमृत महोत्सव आ चुका है, आज भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ प्रॉपर तरीके से गौ हत्या बंद होगी हो। कानून जरूर बन चुके हैं पर आज भी इलीगल स्लॉटरिंग हो रही है, आज भी गौ रक्षा का अच्छा कोशिश करते हैं गायों को बचाने के लिए, पर कोई उन्हें गुंडे बोल देता है, कोई उनके ऊपर केस कर देता है, कोई जहाँ पे उनका रोल है नहीं वहां पे भी उनका नाम लगा देता है। तो गौ रक्षकों पर भी आज भी अत्याचार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, पर हमें समझना पड़ेगा कि कैसे जो है ये आंदोलन बना था।
आमतौर पे सर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे आप पूछ रहे थे कि मैंने कैसे रिसर्च स्टार्ट करी। मैं सर 19 इयर्स का ही हूँ। जब मैं ये गौरक्षा के बारे में पढ़ता था, तो मुझे सर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लगता था कि ये 2014 के बाद वाला कोई इश्यू होगा, अभी 5-6 साल से उठ रहा है, उससे पहले तो कुछ था भी नहीं। अभी 5-7 साल में कुछ हुआ होगा इसके बारे में। फिर मैंने कहानियाँ पढ़ी गायों के बारे में, हाँ, पढ़ लिया गायों को ये कहा गया है। हाँ, ये भी पढ़ लिया कि भाई मेडिवल इंडिया में शिवाजी महाराज ने कैसे गौरक्षा करी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कैसे गौरक्षा करी, वो भी पढ़ लिया। ब्रिटिश एरा में भी पढ़ लिया कि हाँ, वो लोग फोर्स करते थे, कन्वर्शन कैसे किया करते थे, कैसे आर्य समाज ने फिर काउंटर किया, वो भी पढ़ लिया। फिर सोचा कि इसके बाद क्या, जब 1947 के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, तो सर मैं आज भी कहता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सर एक चीज है कि इस राम मंदिर का जो आंदोलन था, हम सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और भगवान की कृपा से आज फाइनली राम मंदिर ही बनने जा रहा है। सर उस आंदोलन में भी देश के सारे संत इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे प्रॉपर तरीके से। सारे शंकराचार्य ने पूरा, मतलब एक तरह से मैं कहना चाहूँ तो वो जो आंदोलन था सर, एज यू नो, कि वो गोरक्षपीठ ने लड़ा था। महंत अवेद्यनाथ जी की लीडरशिप में वो आंदोलन आगे बढ़ाया गया था। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने बैकिंग दी थी। तो उस आंदोलन में भी ऐसा कलेक्टिव एफर्ट नहीं आया था। सारे शंकराचार्य इन्वॉल्व हो, सारे वल्लभाचार्य इन्वॉल्व हो। वो गोरक्षपीठ का एक तरह से आंदोलन था जिसको बड़े सक्सेसफुली उन लोगों ने लीड किया। पर जो गौरक्षा का आंदोलन था सर, उसमें चारों शंकराचार्य इन्वॉल्व थे। जो उस जमाने के गोरक्षपीठ के महंत थे, जो योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु है, महंत दिग्विजयनाथ, वो इन्वॉल्व थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, सारे वल्लभ संप्रदाय के, रामानंदी संप्रदाय, शाक्त, शैव, वैष्णव, गणपत्य, पांचों संप्रदाय जो थे सब इन्वॉल्व थे उस एक आंदोलन में। और वो एक पैन हिंदू अलायंस था, एक पैन हिंदू आंदोलन था। और सर ऐसा आप जानते हैं, आज से पहले सिर्फ एक बार हुआ था, औरंगजेब के टाइम पे, जब महाराणा राज सिंह जी मेवाड़ से, मिर्जा राजा जय सिंह जी जयपुर से, जसवंत सिंह जी जोधपुर से, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से, गोकुला जाट भाई आपने मथुरा से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने पंजाब से, कलेक्टिवली उन्होंने पैन हिंदू अलायंस खड़ा किया था और औरंगजेब को डिफीट किया था। ऐसा ही पैन हिंदू अलायंस हमें देखने को मिलता है 1966 में, जब गौरक्षा आंदोलन जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। जी। पर एक्चुअली में सर जितने भी लेफ्टिस्ट मीडिया है, जितने भी लेफ्टिस्ट मीडिया है, वामपंथी है, सेक्युलर है, वोक है, उन्होंने सर इसको ऐसे पेंट करने की कोशिश करी है कि 1966 में क्या हुआ, नई इलेक्शन आने वाले थे 1967 में, पंडित नेहरू जी की डेथ हो गई थी, शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, इंदिरा गांधी उस टाइम नई पीएम थी, तो एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। जनसंघ आई गेस उस टाइम बीजेपी का नाम था, तो जनसंघ को कोई कोई पॉइंट चाहिए था इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने गोरक्षा को एक पॉइंट बना लिया। आरएसएस ने बैकिंग कर दी और सारे संत इकट्ठे होके बेफालतू में पार्लियामेंट पे घुस गए, और गवर्नमेंट को मजबूरी से 8-9 लोगों को गोली मारनी पड़ी। इसको इस तरीके से बड़े ही स्मार्टली जो है क्रश कर दिया एक छोटे से नैरेटिव ने। और फिर इसको बस इसी पे ढाल दिया गया कि हाँ, गोपाष्टमी के दिन करपात्री महाराज की लीडरशिप में आए थे, संसद को घेरा था, गोलियां चली थी, बात खत्म। पर वो आप आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, एक बार आप भी मुझे आइडिया दीजिएगा, 1966 से क्यों? 1956 नहीं, 1955 नहीं, 1950 नहीं, 1947 नहीं, देश की आजादी के 20 साल लग गए संतों को आंदोलन करने के लिए। क्या हमारे संत इतने ज्यादा कमजोर थे? नहीं। 20 साल तक सर वो रेगुलरली आंदोलन करते थे, गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करते थे। गवर्नमेंट ने अगर उन्हें कहा कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद गौरक्षा जो गौ हत्या का है वो उसे हम बंद करवा देंगे, कानून पारित करवा देंगे, तो वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में, किसी लेफ्टिस्ट ने कभी डेमोक्रेटिक मेथड फॉलो नहीं करे, संतों ने डेमोक्रेटिक मेथड फॉलो करे, कमेटी की रिस्पेक्ट करी। वरना अगर सर वो कमेटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, बोल देते कि यार आप हर बार 6 महीने की कमेटी बनाते हो, 2 साल में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, फिर आप उस पर अमल करते नहीं हो, फिर आप एक नई रिपोर्ट बनवाते हो, तो डेमोक्रेसी की वहीं धज्जियां उड़ जाती है स्टार्टिंग के 20 साल में ही। पर संतों ने सर इसकी रिस्पेक्ट दिखाई, उन्होंने हर बार, जब भी पंडित नेहरू थे पीएम, उनको रिस्पेक्ट किया, शास्त्री जी जब पीएम बने। और सर अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना हर साल का रिपोर्ट, आप सर हैरान हो जाएंगे। 1962 में चरम सीमा पे पहुंच गया था गोरक्षा आंदोलन, पर जब चीन ने अटैक किया तो सारे संत पीछे हो गए कि भाई ये हमारी सरकार है, इनको तो हम फिर भी मना लेंगे, पर गलती से ये वामपंथी आ गए ना, फिर इनको मनाना मुश्किल है। तो अपनी सरकार है, हम बाद में अपनी मांग रख लेंगे, अभी देश के बारे में सोचते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा 1947 से। पहले का थोड़ा सा एक बेस आपको बता दूं सर, उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं काफी सारे पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप मुझे बस 2 मिनट दे, मैं खाली उसका आंसर देना चाहूंगा, जी। सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा आपकी।
सर एक ये मिथ क्रिएट किया गया था कि जो गाय है, हम हिंदू जो है हम उन्हें इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से एसोसिएटेड है, अब राजा दिलीप से एसोसिएटेड है, जो कि मैंने भी लास्ट टाइम बताया था अपनी सारी अब पिछले जी पॉडकास्ट में आपके साथ, जी जो कि सच है। पर सर एक चीज मैं हमेशा कहना चाहूंगा, काफी लोग मुझसे पूछते हैं ये बात कि कैसे हम एक आंसर परफेक्ट आंसर दे पाए किसी भी उस व्यक्ति को जो हमारे धर्म का मजाक उड़ाता है, क्योंकि हमारे पास जवाब होने चाहिए। हम भी बस ये बात कह के दी एंड नहीं कर सकते कि देखो भगवान कृष्ण के साथ जो है गाय है इसलिए हम उन्हें पूछते हैं, क्योंकि भगवानों के साथ बहुत सारे जो है जानवर रहे हैं, तो फिर गाय क्यों पूछते हैं? उसका एक सटीक आंसर है जो कि मैं हर एक को कहना चाहूंगा, बस वो याद रखे कि देवी भागवत पुराण गीता प्रेस की सेकंड वॉल्यूम नवम स्कंद 49th चैप्टर अध्याय 49वां, उसमें साफ मेंशन है कि जो सुरभि गौ माता है वो माँ आदि शक्ति का रूप है, वो साक्षात देवी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनकी पूजा करते हैं, इसलिए गोपाष्टमी बनाई जाती है, इसलिए दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करी जाती है। वो साक्षात कामधेनु है जो सर। इच्छा पूरी करती है। और इसी से हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैं भगवान इंद्र का जो स्तोत्र है जिसे मैं अपनी माला पे जपता हूँ उससे स्टार्ट करना चाहूंगा इस सेशन को, आपकी आज्ञा से। सर्व जी बोलिए। कामा दुधे सर्व कामा दुधे देवी सर्वा तीर्थी भिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। इसका अर्थ होता है मैं प्रणाम करता हूँ उस महान और पूजनीय माता कामधेनु को, उन माता को जो सभी गायों के अंदर एक बीज की तरह मौजूद है, उन माता को जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जगत जननी माता कामधेनु। तो जय गौ सर हम माता। स्टार्ट करते हैं। जी जी बोलिए। जय गौ माता सर। सर 1947, जी सर। सर 1947 से पहले, जब ये आप जानते हैं इंटीरियम गवर्नमेंट बनी थी, जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्ट हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर स्टार्ट हो रहा था, उस वक्त जो है ये गौरक्षा आंदोलन जो है धीरे धीरे अपनी जो है पोजीशन लेना, अपनी शेप लेना स्टार्ट करता है। सर इससे पहले हम ये समझे कि कैसे इसने शेप ली, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उस जमाने के जो बहुत बड़े लीडर्स थे उनके क्या व्यूज थे गायों के बारे में, क्योंकि ये चीज हमें जाननी जरूरी है कि आजादी से पहले आपने क्या बोला और आजादी मिलते ही कैसे आपने जो अपने व्यूज चेंज कर लिए थे। तो सर उस जमाने में काफी सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स थे, दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स थे। उनमें से कुछ के मैं आपको स्टेटमेंट एज इट इज कोट करूंगा, और मैं पूरे इस सेशन में कोशिश करूंगा कि मैं एग्जैक्टली वही कोट करूं जो बोला गया है, वही न्यूज़पेपर की कटिंग्स में पढ़ूंगा, वही जी आर्टिकल्स में पढ़ूंगा, क्योंकि आप जानते ही है सर हाल ही में क्या हुआ था। हाल ही में एक एक मैं जहां तक मैंने पढ़ा है, एक ट्रू इंडोलॉजी करके एक वो थी साइट जिसपे हाल ही में केस हुआ था, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा। जी जी, तो मैं एग्जैक्टली जो है वही कोट करूंगा। सर मदन मोहन मालवीय जी एक बहुत ही प्रख्यात गौभक्त थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी थे। सर उन्होंने कहा था कि गौवंश की रक्षा में देश की रक्षा समाई हुई है। सर उसी तरीके से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले, यानी 1947 से पहले, उनकी सर स्टेटमेंट थी कि भारत में गौवंश के प्रति करोड़ों लोगों में आस्था है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सर उसी तरीके से सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे, सर जी उन्होंने कहा था संपूर्ण गोवंश परम उपकारी है, सबका कर्तव्य है कि तन मन धन लगाकर गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद करवाए। सर उसी प्रकार हनुमान प्रसाद पोदर जी जो कि आप जानते हैं गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं, सर उधर। उन्होंने कहा था कि जब तक भारत, जी जी ये सर पोदार, सॉरी सर, हाँ सर, उन्होंने कहा था कि जब तक भारत की भूमि पर गोरक्त गिरेगा तब तक देश में सुख और शांति नहीं आ सकती। और सर उसी तरीके से जो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर उन्होंने कहा था कि काउ प्रोटेक्शन इज द एटर्नल धर्मा ऑफ इंडिया। और सर एग्जैक्टली। लास्ट में मैं कोट करना चाहूंगा जो मेरे फेवरेट थे, मेरे हिसाब से जिन्होंने एक्चुअल में गौरक्षणी सभाओं का ढंग से यूज किया था, उन्होंने ढंग से क्रिएट किया था, महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये शख्स अगर कुछ साल और जीवित रहते तो अंग्रेजों के टाइम पे ये गौ हत्या बंद करवा देते। सर मैं कोट करना चाहूंगा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बाल गंगाधर तिलक जी को। सर उनकी स्टेटमेंट थी, चाहे मुझे गोली मार दो पर गाय को हाथ ही मत लगाना। तो सर अभी हमें ये समझना चाहिए कि 1946 में ऐसा क्या हुआ था, इंटीरियम गवर्नमेंट बन गई थी, हमारी सरकार आ गई थी, स्वदेशी सरकार आ गई थी, हालांकि ट्रांसफर ऑफ पावर ही हो रहा था, पर फिर भी एक तरह से सत्ता हमारे हाथ में आ गई थी, बातचीत चल रही थी। सर इन सब में आप जानते हैं पॉलिटिकल हमारी जितने भी स्टालवर्ट्स है उनमें जो सबसे टॉप पे रहे हैं वो रहे महात्मा गांधी जी।
और महात्मा गांधी जी की जो व्यूज है गायों के रिगार्डिंग, उसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी व्यूज के अकॉर्डिंगली ही कांग्रेस ने फिर आगे चल के एक्ट किया था। और मैं इसे सिर्फ एक पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, काफी लोग गांधी जी को नेगेटिव वे में लेते हैं, जो कि जहां लेना चाहिए वहां लेते भी है, पर जहां उनके अच्छे काम है खाली मैं वो गिनवा रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जब 1800 के एंड में जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज ने इस मूवमेंट को खड़ा किया था, सर आप जानते हैं उस टाइम पे कांग्रेस में वेस्टर्न माइंडेड लोग थे काफी ज्यादा, नरम दल टाइप के, जो कि बस साल में एक बार इकट्ठा होते थे, भाषण वगैरह किया करते थे। वो जब तिलक साहब आए, बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने फिर उसको एक चेंज किया। और बिंदु का भी वो रोल आया था 1905 में, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, फिर जो धीरे धीरे जो एक शेप लेना स्टार्ट करती है कांग्रेस। पर गांधी जी की एंट्री के बाद माहौल थोड़ा बदलता है। मैं इनमें गांधी जी की ऑफकोर्स तारीफ करना चाहूंगा कि जब वो 1918 1917 के आसपास आए, उन्होंने सर, अब आप कह सकते हैं कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए किया या कांग्रेस के लिए किया, पर एक चीज है कि उससे एक फायदा ही होगा कि आम जनमानस तक की भावनाएं पहुंच गई गोरक्षा की। कांग्रेस जो है आम जो जनमानस थे उन तक पहुंच गई। गांधी जी जो है इसको ग्राउंड लेवल पे लेके गए, लोगों से इसमें उन्होंने एक जोड़ा। पॉइंट मैं और जो आपसे उनकी उस जमाने मैं आपको देना चाहूंगा विनीत जी, जो आपने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, जिनके कारण से ये जी भावना जी आम जनमानस तक पहुंची। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा एक मानना जी जी है कि भारत में गौ माता के प्रति हमेशा से एक भावना रही है। आज जब हम उदारीकरण की बात जी करें, जी सही सर। 1990s के बाद में बात करें, तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, बट इवन आज भी भारत में कम से कम मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि मेरे बच्चों का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन में या तो जन्मदिन की तिथि के समय या दिनांक के समय हम गौशाला में जाएं, गौशाला में जाकर के गौओं को चारा खिलाएं, बच्चों के जी साथ में सर। वहां पहुंचे। तो ये तो आज की बात 2023 की बात है। अगर मैं 100 वर्ष या सवा 100 वर्ष पहले की बात एग्जैक्टली सर। करूं, तो भारत में किसी एक व्यक्ति के कारण से जनमानस में ये बात पहुंची। नहीं, मैं ये सर, ये सर। की जगह मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि वो गांधी जी के कारण से वो जनमानस में बात पहुंची। गौरक्षा की बात भारत के हर एक व्यक्ति में, वो महर्षि दयानंद सरस्वती के कारण से, वो अरविंदो घोष जी के कारण से, वो स्वामी विवेकानंद के कारण से, इन लोगों के कारण से हुई तो अलग बात थी। लेकिन मैं उस व्यक्ति के कारण से नहीं कह सकता जो व्यक्ति जब 1915 में भारत में आता है, तो भारत में आने से पहले तक उसके चेहरे, उसके बदन पे कभी लंगोट नहीं दिखाई देती है, वो हमेशा सूटेड बूटेड दिखाई देता है। एग्जैक्टली तो सर, एग्जैक्टली। 47 वर्ष की आयु में एकदम से आपके अंदर स्वतंत्रता का ज्वार दिख जाता है और उसके बाद में आप भारत आ जाते हैं। दैट वाज अ लॉन्च्ड पर्सन, और उस लॉन्च पर्सन के एग्जैक्टली कारण सर। भारत में बहुत सारी चीजें हुई। 50 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, भारत में विभाजन की बिल्कुल सर, विभीषिका बिल्कुल। हुई। सो वी कैनॉट ग्लोरीफाई दैट पर्सन जिसे हम फादर ऑफ द नेशन एग्जैक्टली, कहते एग्जैक्टली सर। हैं, एंड वी कैनॉट से दैट पर्सन फादर ऑफ द नेशन। प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये एग्जैक्टली कहना सर। नहीं सर, सॉरी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आप समझ गए, मैं बोल नहीं सकता था पर आपने बोल दिया। मैं वही कहना चाहता था और मैं उसी बात पे आ रहा था, जो कि आप जानते हैं, मैं एग्जैक्टली यही समझा रहा था कि गांधी जी जो थे इसको ग्राउंड लेवल पे लेके थे, पूरा उसको उन्होंने ग्राउंड लेवल पे। मेरे कहने का मतलब सर ये है कि उन्होंने गोरक्षणी सभाओं को ऑर्गेनाइज कर दिया था। और ये बात सर मैं नहीं कह रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने, सीआर दास ने उनके बारे में कही थी कि गांधी जी जो है एक अच्छे कैंपेनर है, अच्छे तरीके से एक आंदोलन को बिल्ड करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ वो आंदोलन को अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं, पर उसको एक हाइट पे ले जाके वो सडनली ड्रॉप कर देते हैं, जिस वजह से वो आंदोलन आने वाले 10 साल के लिए पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और जो आपने कहा, मैं बिल्कुल उससे 100% एग्री करता हूँ। मैं भी आगे चल के वही बोलने वाला था कि गांधी जी ने इसको ग्राउंड लेवल पे लेके गए, पूरा इसको बिल्ड किया, बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी। पर जब इस गौरक्षा, जो ये गौ हत्या का कानून था, इसको लाने की बात हुई, तब उन्होंने सीधा इनकार कर दिया, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि नहीं गौ। दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक प्लान विनीत भाई, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक प्लान कि एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, कैसे हम लोग एग्जैक्टली, भारत में गायों की बात कर ही नहीं पाए, गायें लगातार एग्जैक्टली, कटती रहे और एक मौके पर जाकर के लोगों एग्जैक्टली, में ये भावना आया, अरे कुछ होता तो है ही नहीं, इतने बड़े बड़े लीडर्स करते हैं फिर भी कुछ नहीं एग्जैक्टली, होता, क्या करें। प्लीज। एग्जैक्टली। वही वही मैं वहीं पे मैं आने वाला था। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं गांधी जी को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं कर सकता। मैं बस इसी बात को एक स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहा था कि कैसे उन्होंने इसको, एक मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता, चलो कर लेता हूँ, हाईजैक कर लिया था इस पूरे आंदोलन को। जितनी मेरी नॉलेज है सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी की जो पॉपुलैरिटी थी, उसको मैचअप करने के लिए उन्होंने ये एक पॉलिटिकल मैनोवर कह सकते हैं आप, उन्होंने किया था कि इसको हम, इससे जो है एक जो गुजरात और महाराष्ट्र में उनका बेस बन गया था, जिसको उन्हें काफी फायदा हुआ था आगे चल के। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद बाबू, अलग अलग जो लीडर्स उनके साथ जुड़े थे, इसका उन्होंने टैक्टिकली यूज किया था। और ये मैं लेट्स टॉक हाईलाइट करना अबाउट चाहता गांधी। हम लोग गौ माता के बारे में बात करें, व्हाई टू डिफर विद द टॉपिक विद द गांधी, छोड़ लीव इट। नहीं नहीं सर, एक्चुअली इसी से मैं
इसी से मैं लिंक कर रहा था आगे कि जब जब गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि गौ हत्या जो है स्वराज से भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए गौ माता जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वहीं से लिंकअप कर रहा था इस चीज को। तो सारे साधु संतों को उन पे विश्वास था कि जब देश आजाद होगा गांधी जी की जो शिष्य है वो पक्का जो है गौ हत्या पे जो है कानून लाएंगे। और सर ये ऐसा ही हुआ। अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जब 1946 में इंटीरियम गवर्नमेंट बनती है तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो गांधी जी को एक लेटर लिखते हैं कि बापू मेरे पास जो है 1,60,000 टेलीग्राम लेटर्स पोस्ट कार्ड आए हुए हैं और मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि कैसे जो है ये गौ हत्या पे कब तक जो है कानून बनेगा, गौ हत्या कब बंद होगी। सर ये 1946 की बात है। और सर यहीं पे गांधी जी का जवाब आता है जो कि मैं एग्जैक्टली कोट करना चाहूंगा जो गांधी जी ने दिया था उन्हें। सर गांधी जी ने बोलते हैं कि हम जो है हम गौ हत्या पे जो है पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगवा सकते क्योंकि इस देश में जो है मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में जो है पारसी भी रहते हैं, इस देश में जो है क्रिश्चियन भी रहते हैं। तो ऐसा मैं कर नहीं सकता हूँ। तो सर की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि ये उन भारतीयों के खिलाफ जबरदस्ती होगी जो हिंदू नहीं है। भारत में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि पारसी, ईसाई और अन्य धार्मिक समूह भी शामिल है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इस मामले को संविधान सभा में ना उठाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुसलमानों का कहा जा सकता है लेकिन भारतीय संघ सभी का है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि पूरे आपने आंदोलन को हाईजैक कर लिया, सारी जगह आपने गोरक्षणी सभाएं खड़ी कर दी ताकि आपको एक बेस बन जाए, आपके एक तरह से डिक्टेटरशिप उस पे हो जाए। और जब आप पे आग बंद करके सबने विश्वास किया तब आप ये कहते हो कि देखो मैं फोर्सफुली किसी को मना नहीं करूंगा, भले ही मेरे लिए स्वराज से बढ़कर गाय हो, भले ही मेरे लिए जन्म देने वाली माँ से बढ़कर गाय हो, भले ही मैं ये कहता हूँ कि काउ इज द गिफ्ट ऑफ हिंदुइज्म टू द वर्ल्ड, भले ही मैं ये कहता हूँ कि जो गौ रक्षा है उसके लिए मैं आखिरी दम तक जो है उसको डिफेंड करूंगा। पर जब इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली आपके पास चाबी थी, आपको बस ताला खोलना था। अगर गांधी जी एक स्टेटमेंट देते, राजेंद्र प्रसाद रेडी थे, सब रेडी थे, पूरी कांग्रेस रेडी थी, ये काम उसी दिन खत्म हो जाता। पर उनकी ये स्टेटमेंट कि नहीं मैं जो हूँ किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और सर फोर्स के बारे में आप मेरे से बेहतर जानते हैं, हम सब जानते हैं गांधी जी के बारे में कि कैसे नेताजी को फोर्स किया गया था। त्रिपुरी का इलेक्शन जीतने के बाद बड़े ही प्यार से उनको कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया था। उस टाइम भी गांधी जी ने सेम टैक्टिक यूज करी थी कि सुभाष वर्किंग कमेटी थी, तुम अपने हिसाब से बनाओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और आखिर में उनको रिजाइन करना पड़ गया था। तो ये टेक्टिकल मूव मैं आपको बता रहा था, मैं अगेन कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा था। प्लीज प्लीज। सर उसके बाद हम ये सर उसके बाद हम आते हैं सर अगले पे। तो 1946 में ये हो गया। तो जब ये मालूम चला कि गांधी जी ने बैक ले लिया है, गांधी जी जो है इस पे कुछ भी बोल नहीं रहे, तो तब जितने भी संत थे सर उन्होंने एक चीज डिसाइड करी कि अब एक काम करते हैं, अब हमें ही जो है इसके ऊपर कुछ बोलना पड़ेगा, अब हमें ही जो है इस पे आगे आना पड़ेगा। और सारे संत जो है सर फिर वो इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हम ये आंदोलन जो है खड़ा करेंगे। और अब जो है ये सारा जो आंदोलन था जो कि आर्य समाज ने खड़ा किया था, जिसे और आगे लेके गए थे महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज से जुड़े हुए थे, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जिसको और अपलिफ्ट किया था। इसको फिर जब गांधी जी ने हाईजैक किया, अब ये बिल्कुल खत्म होने को हो रहा है, अब संत इसको लीड करते हैं सर। और यहीं से स्टार्ट होता है गौरक्षा आंदोलन एक प्रॉपर वे में। वो पहले वाला गोरक्षा आंदोलन नहीं कि गायों की सेवा ऐसे करी जानी चाहिए वैसे करी जानी चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से कि गो हत्या कैसे बंद करी जानी चाहिए वो मेन है। क्योंकि आप करते रहिए गौ सेवा, आप देते रहिए गौशालों में करोड़ों रुपए, आप करते रहिए गौरक्षा, आप मेरी तरह आप करते रहिए गौ भक्ति, आप सुनाते रहिए गायों के बारे में। पर जब तक आप धरातल पे गौ हत्या बंद नहीं करेंगे कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ एक इम्पैक्ट पड़ेगा पर वो जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है वो गौ हत्या बंद करने पर ही पड़ेगा। तो वो जो है संत जो है डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे क्योंकि हमने डिपेंडेंट होकर देख लिया कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो सर 1946 में जो है मुंबई में, जो कि आज मुंबई है उस टाइम मुंबई बोलते थे सर, उस टाइम जो है गौरक्षा सम्मेलन होता है। सारे जो है संत, बड़े बड़े संत, धर्म सम्राट पूजनीय करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, चारों शंकराचार्य सब आते हैं, सब डिस्कशन करते हैं। और सर ये होता है डेमोक्रेटिक मेथड। सब लोग कहते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट को 28 अप्रैल 1947 28 ऑफ अप्रैल 1947 तक का टाइम दे रहे हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसको टाइम दे रहे हैं कि आप तब तक जो है कोई आंदोलन, जो कोई कानून है वो बना दो, वरना फिर हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा पीसफुली, अहिंसात्मक तरीके से। यहाँ पे उन्होंने कोई हिंसा नहीं बोली उन्होंने। तो सर वो टाइम दे देते हैं। गवर्नमेंट एज यूजुअल, आप भी जानते हैं उस वक्त दो ही चीज उनके दिमाग में चल रही थी, एक किसी तरह से सुभाष बोस की डेथ कंफर्म करो कि वो जिंदा है या नहीं, और दूसरा जो है ट्रांसफर ऑफ पावर करो जल्दी से। तो सर वो उसी में लगी रही, उन्होंने सर कुछ ध्यान दिया नहीं। सर उसके बाद जो धर्म संघ है वो मिलता है सर 28 अप्रैल को 1947 को कि भाई अब डेट आ चुकी है,
अब हम अपना काम करते हैं। सर मैं एग्जैक्टली वही जो आर्टिकल है वो कोट करना चाहूंगा, जिसे पढ़ के आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, कैसे जो है एक प्लानिंग करी जाती है, कैसे जो है एक काम जो है एक दूसरे को दिया जाता है। और सर यहाँ पे कोई ये नहीं है कि जो बहुत बड़े संत है उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा हो, कुछ छोटे संतों को भेजा हो, देश के शंकराचार्य इन्वॉल्व हो रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, आज भी कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, आंदोलन को हम लीड करेंगे, हमारे शिष्य हमें सपोर्ट करेंगे, हम फ्रंटल करेंगे, हम ग्राउंड पे जाके लाठियां खाएंगे। तो बिल्कुल। सर जी सर, तो सर 28 अप्रैल 1947 का दिन जो है वो समीप आ गया, और उसके बाद गंभीर विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से देश से गौ हत्या के कलंक को मिटाने के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह से श्री गणेश निश्चय हुआ। परम पूजनीय श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उनको जो है धर्म युद्ध का संयालन सूत्र सौंपा गया। कल्याण के संपादक नित्यालीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी को अर्थव्यवस्था का जो है भार संभालने के लिए कहा गया। धर्म संघ विद्यालय निगम बोध घाट दिल्ली में आंदोलन को सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न आए हुए विद्वानों ने अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स लिए, किस तरीके से किस स्टेट में किस तरीके से किस डेट पे किस टाइमिंग पे आंदोलन की शुरुआत करनी है, किन लोगों को अपने मैसेजेस देने हैं, किस तरह से भावना जगानी है, क्योंकि वो जानते थे कि कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में जाएंगे, वहां हम हमला करते रहेंगे, कुछ फायदा नहीं है। पहले जो नगर निगम है, अगर हम उन्हीं तक अपनी बात पहुंचा दें, उन्हीं का। और सर काफी बार कहा जाता है कि अंग्रेजों का दिल परिवर्तन, अंग्रेजों का दिल परिवर्तन। सर यहाँ आप देखना कि कैसे वाकई में दिल परिवर्तन किए गए थे। वहां पे तो कभी हो नहीं पाया अहिंसात्मक तरीके से, पर यहाँ पे दिल परिवर्तन हुए सर। तो सर उसके बाद स्टार्ट होता है आंदोलन 1947 में ही। और सर आंदोलन जो है उसे स्टार्ट करते हैं धर्म सम्राट करपात्री महाराज ग्राउंड पे जाके। सर वो जो है दिल्ली में सत्याग्रह करते हैं। और सर आप देखिए 1947 में कोई आदमी सत्याग्रह कर रहा है देश में, सिर्फ इस चीज के लिए कि गौ हत्या बंद कर दी जाए। उन संत को अरेस्ट कर लिया जाता है, दिल्ली में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सर लाहौर की सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। और सर वो भारत के पहले व्यक्ति बने जिनको जेल में डाला गया आजादी के बाद। इतना बड़ा संत जेल में जा रहा है क्योंकि उसने अहिंसात्मक तरीके से सिर्फ एक डिमांड कर ली कि जो है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। उसके बाद सर मथुरा, राजस्थान, अलग अलग इलाकों से जो है इन्हें जो है संतों को जो है उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। सर मैं उन संतों के नाम मेंशन करना चाहूंगा जो बलिदान हुए थे, जिनका नाम भी आज की पीढ़ी को नहीं मालूम। सर पूजनीय श्री स्वामी मुकुंद आश्रम जी महाराज, श्री स्वामी कृष्णानंद जी तीर्थ जी महाराज, गोस्वामी लक्ष्मण नारायण जी महाराज, ये सारे जो स्वामी महात्मा थे, ये सब जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे क्योंकि ये अनशन व्रत पे बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर। सर वो नौटंकी वाला आमरण अनशन नहीं कि बैठे हुए यहाँ पर कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं और फिर पीछे जाके जूस पिया जा रहा है। सर ये लोग बिना खाए पिए सत्याग्रह कर रहे थे और उसके बाद भी इनको ये वीर गति को प्राप्त हुए। और किसी दो तीन सर आप भी जानते हैं गीता प्रेस एक कल्याण पत्रिका आती, उसके अलावा कोई कवर भी नहीं करता था इन सब चीजों को उस जमाने में। ठीक बात। उसके बाद सर दिल्ली में करपात्री महाराज जी जब जेल से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें फिर जो है इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा और इफेक्टिव तरीके से करना पड़ेगा। सर यहाँ पे आता है सेकंड पॉइंट कि किस इफेक्टिव तरीके से। अब वो एक पहले उन्होंने आंदोलन करके देखा, उन्होंने देखा भाई हमने ट्राई किया नहीं हो पा रहा है। उससे पहले उन्होंने गवर्नमेंट से उम्मीद करी थी गांधी जी से, वो करे नहीं हो पाया। दोबारा से री इन्वेंट, ये होता है सर एक प्रॉपर तरीके से रीलॉन्च, वो तेरा वाला रीलॉन्च नहीं कि रीलॉन्च हो रहा है पर ढंग से रीलॉन्च हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रीलॉन्च होता है। तो सर यहाँ पे जो है करपात्री जी महाराज कहते हैं कि यार हमें नगर निगम पे फोकस करना होगा। जो नगर निगम के लोग हैं अगर हम उन पे फोकस करते हैं, अगर हम बूचड़ खाने बंद करवा देते हैं तो तब फर्क पड़ेगा, तब जनता को विश्वास होगा कि भाई हाँ कुछ है इस आंदोलन में। क्योंकि चलता आ रहा है सर, आप भी जानते हो कितने सालों से चल रहा था, तो जनता भी आप जानती हो सर एक सुभाष बोस एक बात कहते थे कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है जो पॉलिटिकल मास्टर्स यूज करते हैं। वो दो चीज जानते हैं कि ये तो पब्लिक की मेमोरी काफी शॉर्ट है, वो अगर 5 साल की सरकार अगर पहले साल में कुछ गलत भी किया है तो आने वाले 4 साल में उसे कवर कर लेंगे। और दूसरा ये वो ये जानते हैं अगर किसी आंदोलन को हम लंबा खींचेंगे ना तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो वो यही करते थे कि लंबा कमिटी बिठा दी, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर उनको बुला लिया, फिर आपके जो कुछ मेंबर्स हैं उन्हें कमिटी में बिठा लिया, इतने फिर उनको रिश्वत दे देंगे ताकि फिर दोबारा से रिपोर्ट आए। तो वो एक आंदोलन को लंबा खींच के इतने उनमें से ही कुछ जनों को तोड़कर
उस आंदोलन को समाप्त कर देते थे, पर ऐसा हुआ है, मैं जो आगे बताऊँगा। तो सर करपात्री जी महाराज दिल्ली में ट्राई करते हैं, पर उस वक़्त जो है 1947 में सर विभाजन हो गया था और भयंकर दंगे आप जानते हैं दिल्ली, पंजाब साइड और बंगाल साइड में हुए थे। ऑल ओवर इंडिया भी हुए थे, पर यहाँ हमारी साइड काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से हुए थे। तो करपात्री जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे अब ये जो पूरा मुद्दा है ना डाइल्यूट हो जाएगा और हम चाहते हैं कि भाई, और आप जानते हो करपात्री जी महाराज ही वो व्यक्ति थे। मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ इनका, क्योंकि हिंदू महासभा, आरएसएस सारी पार्टियाँ थी उस ज़माने में, पर जो व्यक्ति जेल गया इस बात के लिए कि भारत अखंड हो, जो बोलता रहा कि भाई धर्म की जय हो, जिनका नारा था ये धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भारत अखंड हो, वो हमेशा बोलते थे। तो वो इसी बात पे भी जेल गए कि वो बार-बार भारत को अखंड करने की बात कर रहे थे। तो करपात्री जी महाराज को इस पे फोकस करना पड़ रहा था। तो तब जो है उनके शिष्य जो है वो मथुरा चले जाते हैं और मथुरा पे फोकस करते हैं कि तो ब्रज की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, इस पे टारगेट करते हैं। दिल्ली में तो अभी दंगा चल रहा है। तो सर मथुरा में आप देखिए करपात्री महाराज जाते हैं, जब दिल्ली से छूट के मथुरा जाते हैं जेल से, मथुरा उनको आते ही दो कुछ ही दिनों में अरेस्ट कर लिया जाता है और मथुरा से फिर उनको आगरा जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद सर मथुरा में एक एक हिस्टोरिक काम होता है, जिस चीज़ की सबको उम्मीद थी वही होता है सर। मैं एग्ज़ैक्टली कोट करना चाहूँगा जो उस ज़माने के अखबार थे कि मथुरा नगर परिषद ने अपनी सीमा में गो हत्या बंदी का प्रस्ताव पारित किया। फिर तो एक के बाद एक अनेक नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों एवं जिला परिषदों ने गो हत्या बंदी के प्रस्ताव पारित किए। फलस्वरूप ब्रजभूमि के 14 बूचड़खाने बंद हो गए। सर 14 स्लॉटर हाउसेस कॉन्टिन्यूअसली बंद करवा दिए कुछ ही महीनों में करपात्री महाराज जी के शिष्यों ने मथुरा में, जो कि एक टारगेट था जो उनका अचीव करना था। एक मैसेजिंग चलेगी। सर आप भी जानते हैं जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था तो वो एक हराने जीतने से सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैसेजिंग देना अकबर को कि भाई तुम हमें किस लिमिट तक भी ले जाओ, अपने साथ हिंदू राजाओं को भी ले जाओ, पर हम बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाले। बप्पा रावल महाराणा सांगा का वंशज हूं, मैं बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाला हूँ। तो वो मैसेजिंग काफी जरूरी होती है। वो मैसेजिंग गवर्नमेंट को दे दी थी कि देखो अगर आप नहीं बनाओगे तो हम ऐसे करते करते चाहे कितने भी साल लग जाए, सारा संत समाज इन्वॉल्व होगा, हर जिले में जाएगा, बूचड़ खाने यहीं कहीं बंद करवा देगा। उसके बाद सर जब गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ने लगा, अलग अलग नगर निगम ये जो थे बूचड़ खाने बंद करने लगे, तब जो है गवर्नमेंट जो है प्रेशर में आके 1948 की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में नवंबर के आसपास डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है 48, जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट को जो है ये गाइडेंस दी जा रही है कि वो गौ हत्या पे कंट्रोल करे। सर इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। हम बाहर जो गौरक्षक है उनके बारे में बात कर रहे हैं, पर अंदर भी बहुत सारे गौरक्षक थे। मैं उनके सर नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस अंदर जो चल रहा था संग्राम उसमें। सर 4 जो महान गौरक्षक थे जो अंदर इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे, मैं उनके नाम लेना चाहूंगा। सर एक थे पंडित ठाकुर दास भार्गव, जो हमारे यहाँ हिसार से ही आते हैं, हरियाणा से। सर वो इसको लीड कर रहे थे। उनके उनके ही रिक्वेस्ट पे उन्होंने ही तर्क दिए थे, इकोनॉमिक रीजन दिए थे, रिलीजियस रीजन दिए थे कि भाई क्यों जो है गौ हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में सर डिबेट हुआ करती थी, वहां पे भी लेफ्टिस्ट भरे हुए थे। कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आंदोलन पारित हो, और महात्मा गांधी जी की उस स्टेटमेंट के बाद तो एक मौका मिल गया था उन्हें ये बोलने का कि अब तो बापू की तरफ से ऑर्डर नहीं आया तो भी हमें रोक देना चाहिए। उसके बाद सर सेठ गोविंद दास, उनका उनका काफी रोल था। रघुवीर, शिवान लाल सक्सेना, राम साई, इन सब ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर रघुवीर जी तो खड़े होकर बोल पड़े कि उनकी जो स्टेटमेंट वायरल हुई थी कि काउ इज द मदर ऑफ द नेशन, गाय जो है राष्ट्र की माँ है हमारे, गौ हत्या बैन बंद होगा तो बंद होगा। पर सर उस टाइम पे आप मुस्लिम अपीसमेंट कह लीजिए या फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं थी जो हमारी इनिशियल गवर्नमेंट थी। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा अगेन, अब काफी लोग क्रिटिसाइज करे यानी जो सच्चे में बोलना चाहूंगा, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे जो प्रेसिडेंट थे, वो फेवर में थे इस कानून के। वो चाहते थे कि गौ हत्या बंद हो जाए और उन्होंने काफी बार गांधी जी को और नेहरू जी को भी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज जो है इस पे ध्यान दीजिए, इसे बंद करवा दीजिए। और जैसे मैंने कहा था उनकी पहले की स्टेटमेंट मैच कर रही थी और वो बाद में चाहते थे कि किसी तरीके से पारित हो जाए। और उनके बारे में सर आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि सोमनाथ मंदिर हो, हिंदू कोड बिल हो, वो जहां वो स्टैंड लेना चाहते थे उन्होंने लिया था वहां पे खुल के। ठीक है। तो जी सर जी। तो उसके बाद सर डिबेट हुई। सर आप ये देखिए कि पहले तो जितने भी हमारे सेठ गोविंद दास थे, पंडित भार्गव जी थे, उन्होंने बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक वे में एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसको ऐड करवा दिया, जिससे एक रास्ता आपको मिल गया है, अब आपके संविधान में आ गया। हाँ सर इससे एक नुकसान कह लीजिए या ये कह लीजिए, इसका इतना एडवांटेज नहीं है कि आप फोर्स नहीं कर सकते हो जो स्टेट है उनको कि भाई आपको पारित करना ही करना पड़ेगा, जिससे उनको एक तरह से बेनिफिट मिला होता है, एक शील्ड मिली हुई थी।
तो पंडित मोहनदास भार्गव और सेठ गोविंद दास जी प्लानिंग करते हैं कि हम जो है एक बिल लाते हैं, और बिल ला के जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है इसको हम एक फंडामेंटल राइट बना देते हैं। और मेरे को याद है सेठ गोविंद दास जी की स्टेटमेंट आई थी कि जिस तरह से अनटचेबिलिटी एक बन चुका है कानून कि भाई बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल बंद है अनटचेबिलिटी, उसी तरीके से गो हत्या को भी हम बिल्कुल प्रोहिबिट कर दे, बिल्कुल बंद कर देते हैं। पर बिल्कुल। उस जमाने में सर पर फिर वही बात आ गई थी कि आप जो है इसको एक रिलीजियस इशू बना रहे हैं, इकोनॉमिक रीजन दीजिए, और इतने सारे इकोनॉमिक रीजन दिए गए थे, पर बार बार ये पॉइंट आउट किया जा रहा था कि आप उस स्टेटमेंट को समझिए जो नेहरू जी ने दिया, सबने दिया, कि ये हमें दुनिया को दिखाना है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, इसमें आज भी सब लोग साथ रहते हैं। और सर इसमें मेरे को जयप्रकाश नारायण जी का वो लेटर याद आता है, उन्होंने लिखा था इंदिरा जी को भी एक टाइम पे कि जब टर्की में या इस्लामिक कंट्रीज में पोर्क बैन किया जा सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं किया जा सकता, मतलब क्या यस, प्रॉब्लम क्या है इस चीज में। इट्स अ काउनोमिक्स नेशन, ये केवल इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली, नेशन नहीं है, ये काउनॉमिक्स की बात करता है, गायों से जो अर्थव्यवस्था एग्जैक्टली। चलती है हम उसकी बात कर रहे हैं। हैविंग द बुक जो प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने लिखी है, सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गौ माता, मतलब ये पूरी सर ऑरेंज कलर की हो, हाँ जी जी पुस्तक उन्होंने लिखी है, पूरी पुस्तक उन्होंने लिखी है सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गौ माता, कैसे कैसे इसमें जी पूरी सर, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। जी। बिल्कुल सर सर। जी सर, जी सर, काफी अच्छी पुस्तक है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मुझे भी अवसर मिला था इसे पढ़ने का। तो सर उसके बाद बड़े ही भारी मन से जो है वो इसको पारित, इस फंडामेंटल राइट को ला नहीं पाए। पर सर यहाँ भी पंडित मोहनदास भार्गव, सेठ गोविंद दास जी के दिमाग में पूरी तरह से प्लान था कि अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कोई नहीं, हम नहीं ला पाए, कोई दिक्कत नहीं है, 1952 में इलेक्शन होते ही पार्लियामेंट में हम एक बिल जरूर लाएंगे। तो यहाँ पे ये लड़ाई जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लड़ी गई, उसके बारे में मैंने आपको बताया। सर अच्छा। उसके बाद क्या होता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल 48 तो आ गया हमारे संविधान में, जिस वजह से जो है एक हमें एक एडवांटेज मिल गई कि हाँ हम इस पे जो है स्टेट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप जो है गौ हत्या बंद करें। सर फिर 1947 में ही नवंबर में जो है गवर्नमेंट अपना पहला जो है पासा फेंकती है, जो यहाँ से भी स्टार्ट होता है आंदोलन को तोड़ने का, कि हम जो एक कमेटी बनाने वाले हैं सरदार दातर सिंह की अध्यक्षता में, जो कि हमें 6 नवंबर तक 1949 तक जो है, जिस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी, यानी 2 साल लग गए थे उस कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने में गायों के ऊपर। और जब 1949 में वो कमेटी सबमिट करती है रिपोर्ट, जिस वजह से गोरक्षा आंदोलन थोड़ा सा डिले कर दिया गया था कि कोई नहीं, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो ऐड करवा ही दिया है, और अब गवर्नमेंट जो एक कमेटी बना रही था, यानी गवर्नमेंट का मन कर रहा है इसको बंद करवाने का, और संत समाज ने फिर से एक डेमोक्रेटिक वे में इसे एक्सेप्ट कर लिया। 1949 में कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है और सरकार से रिक्वेस्ट करती है, उन्हें पॉइंट्स देती है कि आप किस तरीके से जो है इस चीज को मैनेज कर सकते हो, गौ हत्या को कैसे बंद कर सकते हो, अगर आप बंद करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अलग अलग सिस्टम है, संत समाज ने भी ऑफर्स किए थे कि आप कर लगा सकते हो, आप चाहो तो हम लोग टैक्स भी दे देंगे गायों के लिए, गौशालाओं के लिए। तो ये हाँ सारे जी। पॉइंट जो है बताए गए थे गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट इन पे अमल नहीं करती है, और ये जो है एक तरह से नुकसान हो जाता है एक आंदोलन को जो खड़ा हुआ था। उसके बाद सर अब करपात्री महाराज जी है, जो कि अगेन अपने फुल फॉर्म में थे, जिनका गांधी जी पे से, या मैं गांधी जी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं वैसे कहीं तरह से सिस्टम ही लगा लीजिए, पॉलिटिकल विल ही लगा लीजिए, कि भरोसा सा उठ चुका था। उन्होंने अपनी खुद की फिर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करी थी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। और सर आपको यस। याद होगा 1952 में हिंदू महासभा ने 3 सीटें जीती थी, ये थी जय प्रकाश नारायण जी की पार्टी ने 12 सीटें जीती थी, और जो अपनी ये थी भारतीय जनसंघ, उन्होंने भी 3 सीटें जीती थी, और अखिल भारतीय राज्य परिषद ने भी 3 सीटें जीती थी। तो हाँ जी। करपात्री महाराज ने अपने सांसद चुन के भेजे थे जो कि लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में भी मेरे आदमी लड़ेंगे, बाहर भी मैं लड़ूंगा, हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। और सर 1950 1949 के आसपास वो इसको आंदोलन को दोबारा से खड़ा करते हैं। 1950s और 1949 के बीच में करपात्री महाराज जी राजस्थान जाते हैं और राजपूतों को लेके आंदोलन खड़ा करते हैं, फिर से जेल जाते हैं। सर यहाँ पे मैं एक मेंशन करना चाहूंगा आरएसएस के बारे में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था सर 1952 में, उस जमाने में उनके सर संचालक हुआ करते थे श्री माधव राव सदाशिव गोलवलकर जी, आदरणीय गुरु जी जो थे उस जमाने में उनके सर संचालक थे। सर जी। उन्होंने 2 करोड़ लोगों के जो है सिग्नेचर लिए थे और राष्ट्रपति जी को सबमिट करे थे, राजेंद्र प्रसाद जी को, कि ये लोग 2 करोड़ सिग्नेचर है, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप जो है गौ हत्या का जो महापाप है इसे बंद करवा दीजिए। सर 2 करोड़, मतलब अगर आप एक वोट बैंक के लिए भी चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को चाहे तो यूज कर सकती थी, पर अब क्या वेस्टर्न आइडियोलॉजी के लीजिए, क्या कह लीजिए, आज तक समझ नहीं आ रहा कि क्या रीजन था कि कर ही नहीं रहे थे 4-5 लोगों की वजह से। तो सर पंडित नेहरू जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने सबमिट कर दिया। अब मुझे तो ये फील होता है कि शायद वो 2 करोड़ फेंक दिए गए होंगे सिग्नेचर देख के उसी टाइम, क्योंकि कोई गवर्नमेंट को उस 2 करोड़ के सिग्नेचर जो आए थे
अलग-अलग लोगों के जो 2 करोड़ लोगों ने उनकी हाँ, वैल्यू उनकी ही कोई नहीं वैल्यू नहीं रही। करी वो 2 बिल्कुल, क्योंकि सर 2 करोड़ साइन लाना आम बात नहीं होती है। तो आरएसएस का पूरा काडर लगा हुआ था 1 साल तक लोगों तक ये बात पहुँचाने में, रिक्वेस्ट करने में कि यार आप साइन तो करो, एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो सर वो इम्पैक्ट एक्चुअली क्रिएट हो नहीं जो पाया। लोग ये सर बात उसके अच्छी बाद जो तरीके है से अब जानते थे करपात्री पिछले महाराज जी 20,000 का संतों का वर्षों से, जो लोग पिछले अच्छे तरीके से ये बात जानते थे कि पिछले 20,000 वर्षों से भारत में सांस्कृतिक अस्मिता का आधार केवल और केवल गौ माता रही है, उसी के लिए सब कुछ हुआ है और वो इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। इवन देन अगर वो ये काम कर रहे हैं तो उनको 2 करोड़ सिग्नेचर्स का नहीं पड़ा है, उनको अपने आकाओं का पड़ा है, जो कभी रूस में बैठते हैं, कभी इंग्लैंड में बैठते हैं, तो कभी अमेरिका में बैठते हैं, कभी चीन में बैठते हैं। जी। जी सर, जी सर। तो सर फिर प्रयाग में गौरक्षा सम्मेलन होता है 1954 में। अब हम 1946 से देख लीजिए 1954 में आ गए हैं। कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज होना स्टार्ट हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम पे पूरे मामले को घुमा दिया था गवर्नमेंट ने। तो सर 1954 में प्रयाग के कुंभ के जो पावन सम्मेलन में गौरक्षणी सभाएं मिलती है। अखिल भारतीय धर्म संघ जो करपात्री महाराज ने संतों को इकट्ठा करने के लिए बनाया था, वो इकट्ठा होता है और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और लाला हरदेव साई ये लोग भी वहां पे एज अ चीफ गेस्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। सर लाला हरदेव साई बहुत अच्छे गोभक्त थे, उनके बारे में आपको किसी और दिन बताऊंगा। सर वो अपने यहाँ हिसार के ही है, हरियाणा के ही है। सर उनका काफी विश्वास था कांग्रेस पे, गवर्नमेंट पे, कि भाई गवर्नमेंट ला देगी, आप खामखा अनशन कर रहे हो, खामखा सत्याग्रह कर रहे हो, सरकार हमारी, आप रिक्वेस्ट कीजिए, बातें कीजिए टॉप लीडरशिप तक, अपना आप करवा देंगी। पर सर यहाँ पे उनका भी गुस्सा फूट जाता है, वो भी इमोशनल हो जाते हैं और सर वो संकल्प लेते हैं कि जब तक गौ हत्या का महापाप खत्म नहीं हो जाता, मैं सर पे पगड़ी नहीं पहनूंगा। वो पगड़ी उतार के कुंभ के मेले में सबके सामने फेंक देते हैं और एक और प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी भी जो ये अपनी ये होती है चारपाई, इस पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा। और सर आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई थी। तो और सर इनका इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने 1939 में जब नेताजी सुभाष बोस 1938 के आसपास कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जब हिसार में सूखा आया था, तो इन्होंने पूरा मैनेज किया था गायों का चारा वगैरह। नेताजी इनसे बल्कि मिलने पे आए थे, काफी प्रसन्न भी हुए थे इनसे। तो कनेक्शन इनके सुभाष बोस से भी काफी अच्छे थे। तो सर ये नाराज हुए थे, काफी सारे संत नाराज हुए थे और उनके दिमाग में भी आ गया था कि हमें इस पे एक पैन जो है अलायंस खड़ा करना पड़ेगा गवर्नमेंट तक जो अपनी बात पहुंचाने के लिए। और सर उसके बाद जो है स्टार्ट होता है गौरक्षा आंदोलन 2.0, एक और बेटर वे में सारा संत समाज जो है इकट्ठा हो जाता है। सर इसी बीच जो है खबर आती है कि संसद में जो है बिल आने वाला है गौ हत्या की महापाप को खत्म करने के लिए, और वो लाने वाले हैं पंडित मोहनदास भार्गव या फिर सेठ गोविंद दास, इनमें से कोई एक ये बिल लाएगा। सर ये जब ये बात चल रही थी उसके आसपास नेहरू जी ने इनको लेटर लिखे थे, इन्हें अपनी जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो क्लियर करके बताया था कि हमारी क्या राय है इस पूरे मूवमेंट के बारे में। सर उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पंडित नेहरू का सर एक लेटर था 1938 के आसपास, जब उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था। सर वो लेटर एक तरह से दर्शाता है कि पंडित नेहरू की गाय के बारे में एक्चुअली स्टार्टिंग से क्या सोच थी। तो अब तक मैंने सबके जो पहले के व्यूज थे, बाद के व्यूज बताया है, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह दीजिए इस पूरे आंदोलन को रोकने में, उनके क्या व्यूज थे गायों के बारे में 1938 में। तो 1900, और मैं एग्जैक्टली कोट करूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई केस ना करे, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे हाथ में सारा डाटा है, मैं वही कोट करूंगा। 1938 में नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक पत्र लिखा और कहा कि कांग्रेस के खिलाफ पूरी तरह से गलत और निराधार प्रचार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस कानून द्वारा जबरन गो हत्या को रोकने जा रही थी। उन्होंने जिन्ना को आश्वासन दिया कि कांग्रेस मुसलमानों के स्थापित अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए इस मामले में कोई भी विधायी कार्रवाई नहीं करना चाहती। यानी अपना स्टैंड क्लियर बता रहे हैं कि भाई आप टेंशन मत लो जिन्ना साहब, हम कोई कानून नहीं लाने वाले। 1938 में वो बात कह रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी पहले से थी भाई हमें तो लाना नहीं है। और सर अब आप जिन्ना का जवाब था एक रिपोर्टर का, वो सुनिए और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, उसका जवाब पक्का दीजिएगा। सर जिन्ना जो है 1939 के आसपास एक रिपोर्टर होती है, फॉरेन जर्नलिस्ट थे, उनको कहते हैं कि जो मुस्लिम है इन इंडिया, मुस्लिम्स इन इंडिया had no, and I repeat, no sympathies with the Hindu because we eat the cow, the Hindu worships it, we cannot live together, he added। तो जिन्ना की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर थी कि भैया हम तो नहीं मानने वाले, हम तो किसी भी कीमत पे नहीं मानने वाले। और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये ऐसा क्यों था कि हमारी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं थी, हमारी टॉप लीडरशिप की, वो फिर भी उनके पास जा रही थी बार बार ये बताने के लिए कि हम भी नहीं मानने वाले, आप टेंशन मत लो।
बहुत सिंपल है विनीत भाई, बहुत सिंपल है। वो केवल और केवल ही की संस्कृति है, हम भी की संस्कृति है। समझ रहे हैं आप कि जो जी है सर, जी सर, वो हम ही हैं। हमारे अलावा बिल्कुल, जो भी है या तो वो खत्म हो जाए या फिर वो कन्वर्ट बिल्कुल। हो जाए। और हम कहते हैं और कि सर हम भी हैं, तुम भी हो। तुम अपने हाँ, तरीके से चलो, हम अपने तरीके से चलें। हम कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर तुम वहां पहुंचेंगे, पुनर्जन्म के माध्यम से पहुंचेंगे। तुम कहते हो कि ऐसा, तो चलो तुम करके देख लो, आना उसके बाद बिल्कुल, में यही रास्ते पर। लेकिन हम उसके लिए उनको मारते नहीं है, उसके लिए बिल्कुल उनको सर, कन्वर्ट नहीं करते हैं। सामने वाले का यह है कि जो भी है हम ही है, हमारे रास्ते से अलग चलेगा तो तू काफिर है। और बिल्कुल, काफिर का तो तन से जुदा, चाहे बकरी हो या बिल्कुल। आदमी। जी सर। तो सर उसके बाद जो है नेहरू से जब ये राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लेटर लिखे, सबने लेटर लिखे, तो नेहरू जी का जवाब आया था। उन्होंने इस पर एक तो आंसर ये दिया था कि मैं जो हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ कि देश में जो है अगर कोई इकोनॉमिक मुझे रीजन दे तब तो मैं इस गौ हत्या के कानून ला दूं, पर ये धार्मिक रीजन आ रहा है। और इंडिया जो एक मॉडरेट कंट्री के रूप में आना चाहिए, वो एक हिंदू नेशन के रूप में बाहर दुनिया को दिखना नहीं चाहिए। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे अंदर होना चाहिए, जो कि आप जानते हो वो एक वो इंग्लिश के भारी भारी डिक्शनरी वर्ड्स यूज करे जाते हैं दिखाने के लिए कि हमारी कंट्री को किस तरीके से होना चाहिए। और सर यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, नेहरू ने इसका ब्लेम दिया था रामकृष्ण डालमिया को। तो ये बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे उस जमाने के, टाटा बिरला के बाद डालमिया का नाम आया करता था। और सर ये एक जी अलग कहानी है कि किस तरीके से इनको खत्म किया गया था, क्योंकि ये करपात्री महाराज के राम राज्य परिषद को फंडिंग किया करते थे। तो बुरी तरीके से इन्हें खत्म किया गया था कि, और नेहरू जी के वर्ड्स है कि जो है डालमिया का पैसा बह रहा है इस आंदोलन में। तो ये उनके वर्डिंग्स थे जो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को लिखे थे कि एक हिंदू जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वो इसमें लगा हुआ है, वो पैसे जो है इस पे आंदोलन पे लगा रहा है। पर सर नेहरू जी मना करे, गांधी जी मना करे, कोई भी मना करे, उसके बाद भी जो है अ, ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो आ गया था। उसके बाद जो है सेठ गोविंद दास जो है वो 1951 में डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक पार्लियामेंट में बिल लाने वाले हैं गौ हत्या के महापाप को रोकने के लिए। सर नेहरू जी ने उनको एक पत्र लिखा था और कहा था कि कैबिनेट जो है, कि कैबिनेट के कई सदस्यों का मानना है कि संशोधन हमारे संविधान के जो रूप है उसकी भावना के विपरीत है। सर वो लेटर मिल जाता है, वो पढ़ भी लेते हैं, पर वो फिर हट जाते हैं। और जुलाई 1952 में दास जो है वो भारत में गौ हत्या को बंद करवाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आते हैं। और सर पहली बार जो है प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया। और इस पे पंडित नेहरू का जवाब आता है। उनका जवाब होता है कि पहली बात तो आप इसको पास कर नहीं सकते हो, ये स्टेट का मैटर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी बात कही गई है, अलग अलग रीजन दिए जाते हैं। पर जो एक हाईलाइट थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने गोरक्षा आंदोलन को निरर्थक, मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद कहा, और कहा कि सरकार इस पर कायम रहेगी या फिर गिर जाएगी, और इस मुद्दे पर इस तरह के आंदोलन के कारण हार नहीं मानेगी। और फिर जो है पंडित नेहरू की इस धमकी के बाद कि वो रिजाइन कर देंगे पीएम की पोस्ट से, 95 13 के जो है, एक तरफ 95 थे, एक तरफ 13 थे। और फिर जो है बिल पारित नहीं हो पाया, हट गया। सर इस पे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात की थी, मैं एक बार सुन रहा था उन्हें, उन्होंने कहा था कि उस जमाने में कांग्रेस के कुछ लोगों की गलती थी। अगर वो कॉन्फिडेंटली पंडित जी को ये कहते कि काम करिए, आप उतर जाइए, आप रिजाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल पारित करवा लेते हैं, तो सारा काम उसी दिन खत्म हो जाता है। बस वो उस टाइम उनके अंदर वो विल नहीं थी। और वो पंडित तो नेहरू आज, सर एक ये, वो तो जी आज भी हाँ, है। वो तो आज, हाँ। सर आप ये भी आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, उनके पास एक पॉपुलैरिटी थी उस जमाने में पंडित नेहरू के पास, क्योंकि सुभाष बोस अंडरग्राउंड थे, सरदार पटेल जी की डेथ हो गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ हो गई थी। तो हाँ वो उस टाइम पे एक तरह से लीड कर रहे थे कि उस लेवल का कोई और लीडर उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, तो इसका उनको फायदा था अपनी इट वाज पर्सनैलिटी नॉट का। द पॉपुलैरिटी भी नहीं, इट वाज नॉट द पॉपुलैरिटी। ये वो चीज होती है कि आप जो भी पॉपुलर होता है उसे आप गिराने में लगे रहते हैं, और जब आप एग्जैक्टली, सामने एग्जैक्टली। वाले को खड़ा ही नहीं होगा तो फिर जो अंधों में काने राजा वाली बात कही जाएगी। बिल्कुल सर वही था, बिल्कुल वही मैंने कहा कि सुभाष बोस थे नहीं, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे नहीं, फिर आप ही बचते हो, तो वही था सुभाष आपके बोस अलावा। थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, लेकिन आप चाहते नहीं थे कि वो हो, इसलिए आपने एग्जैक्टली, पूरा प्रयास किया उनको हटाने का। इट वाज नॉट अर्न पॉपुलैरिटी, ये अर्न पॉपुलैरिटी एग्जैक्टली, नहीं। एग्जैक्टली, वही मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। मैं आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ। सर अब ये देखिए 1952 में ये सब हुआ, 53 में ये सब हुआ, 1955 में उत्तर प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे, जो गोविंद वल्लभ पंत के बाद बने थे, डॉक्टर हम्म, संपूर्णानंद, जिनके गुमनामी बाबा से भी काफी कनेक्शन थे, सुभाष बाबू से। सर जी। वो जो है
जिनका रिकॉर्ड हाल ही में योगी जी ने तोड़ा था, वो काफ़ी साल तक 6 साल तक सीएम रहे थे, कांग्रेस के सबसे लंबे सीएम थे। तो सर उन्होंने जो है 1955 में ये जो है कानून लाए थे गौ हत्या को रुकवाने का। और पंडित जी ने इसे एक रॉन्ग स्टेप बताया था कि आप गलत करने जा रहे हो। पर उन्होंने सर बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक वे में इसको लाए थे। उन्होंने बल्कि जवाब भी दिया था कि जो यूपी कमिटी है 1948 की और जो नंदा कमिटी है 1954 की, इनके जो सुझाव आए हैं उसके रिगार्डिंग उसको देखकर ही मैं जो है ये कानून ला रहा हूँ। कमिटी के कहने पर ही पूरे डेमोक्रेटिक मेथड से ही मैं जो हूँ ये कानून लाने जा रहा हूँ यूपी में। तो सर ये कानून इस तरीके से लाए गए थे यूपी में। हालाँकि सर जो उस ज़माने के कानून थे और जब योगी जी जो कानून लाए हैं, उनमें से एक बेसिक सा फ़र्क है, जो कि मेजर फ़र्क ही है कि उस ज़माने के कानून में ये था कि जो आपको अलाउ था गायों का मांस रखना, स्टॉकिंग करना, सेल करना एयरपोर्ट्स पे और रेलवे स्टेशन पे फॉरेनर्स को। तो आप भी जानते हैं सर वो कहने वाली बात होती है, वो फिर भी एक तरह से उनको छूट मिल जाती थी करने की। पर हाँ, योगी जी के आने के बाद तो पूरी तरह से इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। सर अब हम आते हैं संत समाज पे। अब हम धीरे-धीरे पहुँचने वाले हैं 1966 पे। जो भी पार्लियामेंट में होना था, जो भी अंदर होना था, वो सारी चीज़ अब हो चुकी है। अब संत समाज का रोल रह गया है। तो सर जब 1955 1956 के आसपास जब प्रयाग में ये संकल्प ले लिया गया था, संत समाज अब पूरी फॉर्म में था, तो अब काम बाँटे गए थे कि आप बिहार में अब आप प्रोटेस्ट कीजिए, यूपी में आप प्रोटेस्ट कीजिए। सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप कोइंसिडेंस कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए, आप खुद ध्यान से देखिएगा। 1955 में ही आंदोलन किया जाता है यूपी में, करपात्री महाराज का। 1954 या 53 के आसपास और उसी टाइम जो उस ज़माने के मुख्यमंत्री थे, संपूर्णानंद जी, गोविंद वल्लभ पंत, ये सब उनसे मिलने आते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि कानून बनाया जाएगा और कुछ ही महीनों में फिर कानून बना दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वो कमिटी की रिपोर्ट की उससे हुआ, पर जहाँ तक मेरे को लगता है एक रोल था संत समाज का जिसके प्रभाव से और इससे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उस ज़माने के यूपी के लीडर्स को भी कि उन्होंने एक रिस्पेक्ट एक्चुअली दिखाई और इस कानून को वो लाए। क्योंकि पीएम के खिलाफ जाना उस ज़माने में ईज़ी था नहीं, पर वो फिर भी गए और इस कानून को वो लाए। उसके बाद सर अहमदाबाद में जो है गुजरात के प्रसिद्ध कथाकार श्री शंभू जी महाराज ने धर्म युद्ध का सफलतापूर्वक संचालन किया। गौ भक्त के प्रबल उत्साह के कारण आंदोलन ने इतना प्रचंड रूप धारण किया कि गुजरात सरकार को बाध्य होकर गौ हत्या बंदी कानून बनाना पड़ा। गुजरात में भी ये कानून फिर बन गया। सर उसके बाद अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग जनसभाओं के माध्यम से महाराष्ट्र में हर जगह जो है ये आंदोलन धीरे-धीरे फैलता रहा। उसके बाद सर जब 1965 में 1962 में हुआ था सर एक्चुअली कि ये अपने एक शिखर पे पहुंच गया था। बहुत बड़े रूप में ये आंदोलन जो है कि शेप ले रहा था। हर स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश ने भी फिर इसको पारित कर दिया था। सब लोग इस पे फोकस कर रहे थे। तभी जो है चीन हम पे हमला करता है और संत समाज की उदारता कीजिए, उनकी कर्टसी कह लीजिए, उन्होंने अपना आंदोलन रोक दिया। इसी चक्कर में कि जो चाइना है, अगर वो यहाँ पर आ गया, तो हम किसी तरीके से उन्हें समझा नहीं पाएँगे। ये हमारे लोग हैं, इन्हें हम बाद में समझा देंगे। अभी हमें राष्ट्र सेवा में जुट जुट जाना चाहिए। सरकार की सहायता करनी चाहिए और नेहरू जी के कहने पे वो पीछे हट जाते हैं। तो ये बेस्ट डेमोक्रेटिक मेथड है। आप भी जानते हैं, आप कह के जी, दिखा दीजिए जो शाहीन बाग में बैठे थे उन्हें कि लोगों को तकलीफ हो रही है, आप थोड़ी देर के लेट जाइए, 2 मिनट के लेट जाइए, 10 मिनट के लेट जाइए, 2 घंटे के लेट जाइए, वो हट के दिखा दे। तो ये भी है सर। फिर उसके बाद सर 1965 में शास्त्री जी जो है पीएम बनते हैं, पंडित जी के देहांत के बाद 64 के एंड में बन जाते हैं बल्कि। तो एक उम्मीद जगती है कि अब जो है एक नॉन वेस्टर्न माइंडेड जो है पीएम आए हैं। तो जो उस ज़माने के ज्योतिष मठ के शंकराचार्य थे, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज और जो गोवर्धन पीठाधीश्वर थे स्वामी निरंजन देव जी महाराज, ये जाते हैं मिलने लाल बहादुर शास्त्री जी से और शास्त्री जी से मिलकर जो है ये डिस्कस करते हैं कि आप जो है कलकत्ता और बम्बई के कतलखानों को बंद करवाइए क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, बिहार में तो कानून बन गए थे। अब वहाँ के बंद करवाइए। कलकत्ता में और ये बम्बई में काफ़ी मैसिव लेवल पे जो है गौ हत्या हो रही थी। तो वो जो है लाल बहादुर शास्त्री जी उन्हें बड़े सम्मान से रिसीव करते हैं। उन्हें आश्वासन भी देते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स मैं पक्का जो है इस कानून को लाऊँगा और इस पे पूरी तरह से काम करूँगा और कमिटी भी बिठा दी है। जल्दी 3-4 महीनों के अंदर इस पूरी तरह से इस पे बैन लगाया जाएगा। पर सर उसके बाद फिर पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, फिर वहाँ ध्यान चला जाता है। पाकिस्तान पे अटैक करके जब हम पाकिस्तान का जब हम पे हमला होता है, हम उनको हराते हैं युद्ध में, कुछ ही महीनों बाद आप जानते हैं ताशकंद में उनकी विवादास्पद एक एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप लगा लीजिए उनकी मृत्यु हो गई थी।
और जो उन्होंने वादे किए थे फिर वो वादे भी धरे के धरे रह गए थे। और अब जो है फिर संत समाज जो है अब उनका बिल्कुल जो पारा था वो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था कि यार 1962 65 ये चलता रहेगा, ये तो एंडलेस है। आप हर बार ये देखकर कि राष्ट्र में कुछ हो रहा है, आप अपने आंदोलन को स्थगित करते रहेंगे तो पूरी उम्र चली जाएगी, आप कभी भी गौ हत्या बंद करवा ही नहीं पाएंगे अगर इस तरह से आंदोलन चलता रहा तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम जल्द से जल्द जो है 1966 में गोपाष्टमी के दिन एक पैन इंडिया अलायंस, एक पैन सनातन समाज जो खड़ा होगा और पार्लियामेंट के बाहर जाके अब प्रोटेस्ट करेगा, पूरी असेंबली को घेरेगा अहिंसात्मक तरीके से और डिमांड करेगा कि भाई अब तो जो है गौ हत्या बंद करवा दो। और जो उस जमाने के होम मिनिस्टर थे गुलजारीलाल नंदा, उनकी भी एक सिंपैथी थी उस जमाने में, जो गौरक्षक थे, साधु संत थे, उनके प्रति। तो वो भी चाहते थे कि एक वो भी उस ये लगा लीजिए चाहते थे कि ये प्रस्ताव आए और वो अपनी तरफ से फिर कंट्रीब्यूट करे बाद में इस आंदोलन में। तो सर 1966 में सारे संत मिलते हैं और संकल्प लेते हैं कि अब तो हमें जो है, अगर हम कृष्ण और राम के सच्चे भक्त है, सच्चे हम संत है, तो हमें चाहे बलिदान देना पड़े पर एक आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लास्ट टाइम ट्राई करते हैं और अब की बार पूरे पूरी दिल्ली को घेर लेते हैं। अब की बार अलग अलग जगह के बजाय एक ही जगह पे कंबाइंड फोर्स लगा के देखते हैं, वो सब लोग मिलके एक ही जगह हथौड़ा मार के देखते हैं अब क्या रिजल्ट आएगा। तो आप देख रहे कितनी बार रिलॉन्च किया और कितनी बार, हर बार अलग मेथड से वो सेम मिस्टेक। सुभाष बोस ने सर एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी जब वो वॉर के बारे में डिस्कशन किया करते थे ना, जब भी अपने फॉलोअर्स के साथ बैठ के अयोध्या में गुमनामी की लाइफ जी रहे थे, वो कहते थे कि नेवर फॉलो द सेम लाइन ऑफ अटैक, कभी भी सेम लाइन ऑफ अटैक मत फॉलो करा करो। जैसे आप जानते हो मिलिट्री में भी कहा जाता है कि हर बार एक ही जगह से अटैक मत करा करो, वो अपने जो है फोर्सेस, तो वो रीइन्वेंशन हर जगह करना होता है। तो सुभाष बोस भी और संत समाज अपने आपको रीइन्वेंट करा करता था। तो सर डिसाइड किया गया और उसके बाद कृपात्री जी महाराज सब ने जो है मिलके हस्ताक्षर करे, शपथ ली कि अब जो है हम गौ हत्या जो है बंद करवा के ही मानेंगे। और सर 7 नवंबर की डेट डिसाइड करी गई 1966 को कि अब जो है हम इस आंदोलन का पार्ट बनेंगे। तो सब लोग इकट्ठे होकर संसद के पास जाके डिमांड करेंगे। तो सर 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में संसद भवन पर गौ भक्तों का विराट प्रदर्शन हुआ। इस विराट प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए देश के कोने कोने से वृद्ध, नर नारी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सदगृहस्थ, हर तरह के नेता कार्यकर्ता, लाखों लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे। और सर अब आप सुनिए कि मंच पर कौन विराजमान थे। सर जब मैंने ये पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इतने सारे संत समाज के लोग, हर समुदाय से, हर संप्रदाय से, क्यों आ रखा है, किस लिए आ रखा है। सर इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के अवसर पर संसद भवन के सामने बड़े विशाल मंच पर विराजमान थे महान विभूतियां जिनके नाम उल्लेखनीय हैं। सर्वश्री ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, जैन समाज से सुशील कुमार जी, भारत सभा, आर्य समाज, सिख समाज, सनातन धर्म सभाएं, आरएसएस, सब आरएसएस से अटल बिहारी वाजपेयी, गुरुजी उस दिन वहां मौजूद नहीं थे पर सारा संत, जब भारत जनसंघ, हिंदू महासभा, महंत दिग्विजयनाथ जो योगी जी के दादा गुरु है, वल्लभ संप्रदाय, अघोरी साधु जो इस आंदोलन का पार्ट बनते, सब लोग जो है इस आंदोलन में आ जाते हैं और संसद भवन को घेर लेते हैं। और सर यहाँ पे जो है करपात्री महाराज जी कहते भी है कि हमारा किसी दल विशेष से कोई द्वेष नहीं है, हम किसी राजनीतिक मांग को लेकर नहीं आए हैं। इस समय जो शासन रूढ़ है वे हमारे ही घर के लोग हैं, हम इन सब का कल्याण चाहते हैं, हम तो यहाँ केवल गोरक्षा की मांग रखने आए हैं। इस प्रकार अन्य नेताओं को, बाकी सारे जो नेता है वो अपनी स्पीचेस सुनाते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी हिंसा करने नहीं आए, एक अहिंसात्मक तरीके से ही हम अपनी बात रख रहे हैं। और सर एक भावुक करने वाली बात यह है कि 10 लाख लोग, 15 लाख लोग जंतर मंतर, पार्लियामेंट, लाल किला, हर जगह मौजूद थे। औरतें आ रखी थी सर मध्य प्रदेश से, गुजरात से, साउथ से, अपने साथ 10-10 महीने के बच्चों को लेकर सर, कि भाई कोई नहीं, हमें हमारे संतों ने बुलाया है, आज फाइनली जो है ये लास्ट टाइम जो है एक आंदोलन होने वाला है और गौ हत्या का महापाप खत्म हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है 10 महीने के बच्चों को देख के तो थोड़ा ना कुछ कहेगी। पर सर किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। होम मिनिस्टर जो थे उन्हें कुछ बताया नहीं गया था उस जमाने के जो, और ये सर मैं नहीं कह रहा हूँ, जो ये मैं बातें बता रहा हूँ, ये बातें बताई है जो करंट के पुरी के शंकराचार्य निचलानंद सरस्वती जी, उन्होंने बताया है। तो और वो उस आंदोलन का पार्ट भी थे और करपात्री महाराज जो थे उन्हीं के गुरु थे, और वो जो है जो शंकराचार्य उस जमाने में इन्वॉल्व थे उन्हीं के उत्तराधिकारी अभी ये बने हुए हैं। तो इन्होंने बताया था, ये आई विटनेस भी थे एक तरह से, कि उस जमाने में क्या हुआ था। इन्होंने कहा कि अचानक जो है
पुलिस आती है। सर ये भी देखिए दिल्ली पुलिस नहीं आई, दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया था कि संतों पे गोलियां चलाने से, लाठी चलाने से। अर्धसैनिक बल जो है साउथ से बुलाए गए थे, वो वहां आते हैं, आंसू गैस के गोले, लाठियां, गोलियां चलाई जाती है। सर उस जमाने के आप जानते हैं जो रिपोर्ट छपती थी, उनमें आमतौर पे कम दिखाया जाता था, बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना होता था, तो उनमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि 8 लोग मारे गए हैं। और सर ये हैरान कर देने वाली बात है, जब 1967 में इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी दिल्ली में, बाकी सारी सीट हार गए थे वो। अगर आपके घर में आग लगी है, शायद मुझे ना मालूम हो, पर आपके पड़ोसियों को मालूम होता है कि आपके घर में आग लगी है, आसपास के लोगों को मालूम होता है। भले ही बाकी जगह ये बात ना फैली हो, पर दिल्ली में बात फैली थी, और इसलिए जो है साथ में सिर्फ एक सीट पार्टी को मिली थी। और यूपी वगैरह बाकी जगह भी इनको काफी नुकसान हुआ था। विधानसभा में इनकी पहली बार जो है पार्टियां सरकारें पलटी थी। 1967 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की स्टेट में सरकारें नहीं थी, चेंजेस आए थे, वरना खाली साउथ में केरला केरला में चेंजेस आए थे और कहीं चेंजेस देखने को मिलते नहीं थे। तो यहाँ एक चेंजेस हमें देखने को मिले कि 1967 में एक चेंज आया। उसके बाद सर गोलियां चलाई गई थी और 800 से ज्यादा गो भक्त मारे गए हैं, ऐसा निचलानंद सरस्वती जी ने कहा था कि इतनी भीषण तरीके से गोलियां चलाई गई थी। लोग हैरान हो गए थे और काफी संतों ने रोते हुए भी कहा कि आप किसी और समुदाय के साथ ऐसा करके दिखाइए, उन्हें इस तरह से ट्रीट करके दिखाइए। हमने बिल्कुल। इतने सालों तक डेमोक्रेटिक वे में अहिंसात्मक तरीके से हम और एक संत ने तो सर उस जमाने में ये भी स्टेटमेंट दी थी कि हम मांग क्या रहे हैं, हम सरकार से कोई पद नहीं मांग रहे हैं, कोई जायदाद नहीं मांग रहे, हम सरकार को कह रहे हैं कि आप गौ रक्षा पे कानून लाइए, हम कर देने के लिए तैयार है, आप उसकी भी टेंशन छोड़ दीजिए, गाय संभालनी पड़ेगी, हमारे मठ हमारे लोग संभाल लेंगे, हमें उसकी भी टेंशन नहीं है। और सर इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब ये भयंकर तबाही मची थी उस समय मैं उमिंदर रत्नू जी ने जो एक बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी है, उन लाइनों को बोलना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी। सर उस दिन क्या धरती की छाती फटी ना होगी, क्या आकाश उस दिन पिघला ना होगा, क्या इंद्र का आसन उस दिन डोला ना होगा, क्या देवताओं ने गौ भक्तों की वेदनाओं पर आंसू ना बहाए होंगे, क्या भगवान ब्रह्मा इस सोच में नहीं पड़े होंगे कि यार इस दिन के लिए हमने सृष्टि की रचना करी थी, क्या माँ काली का खप्पर जो खून का प्यासा होता है, क्या वो कांपा ना होगा, क्या महादेव का त्रिशूल उठ पाया होगा जब उन्होंने इस तरह की तबाही देखी होगी, किस तरीके से बर्बरता से गौ भक्तों पे गोलियां चलाई गई थी। सर उसके बाद पूरा आंदोलन जो है वो खत्म हो जाता है, करपात्री महाराज को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाला जाता, जेल में थोड़े दिनों बाद डाला जाता है। 7 नवंबर को आंदोलन को क्रश कर दिया गया ऑन द स्पॉट। 8 नवंबर को करपात्री महाराज जी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सब डर गए थे गोलियां देखकर, वो जाते हैं अकेले, कह मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। उनको देख के उनके पीछे उनके शिष्य लोग आते हैं दोबारा से, और तब जो है करपात्री महाराज को अरेस्ट किया जाता है, तिहाड़ जेल में उनको डाला जाता है। और सर गिरफ्तारी के समय भी उनकी स्टेटमेंट आई थी, स्वामी जी ने कहा था कि अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण ढंग से ही गौरक्षा आंदोलन चलाते रहना चाहिए, और उनके निर्देशानुसार आंदोलन बिल्कुल वैसा ही चला। हर रोज हजारों गौ भक्तों को जो है जेल में ठूसा गया। स्वामी करपात्री जी महाराज पर सर फिर जेल में आक्रमण होता है, तिहाड़ जेल में। नंबी जो ये नंबरी कैदी होते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, लोहे के डंडे लेकर वो उन पे अटैक करते हैं, उनका सिर टूट जाता है, पूरा शरीर नीला पड़ जाता है, आंखों की एक रोशनी भी चली जाती है, और मरते मरते बचे क्योंकि एक वीर जो महात्मा थे, बहुत ही अच्छे संत थे, स्वामी शिवानंद जी, उन्होंने जो सारे वार थे जो ये नंबरी कैदी कर रहे थे करपात्री महाराज पे, उन्होंने उनको ढक लिया। सारे जितने भी उनके शिष्य थे सबने अपना को ढक लिया और अपने ऊपर वो सारे वार ले लिए। और करपात्री जी महाराज जेल में किसी को इंस्टिगेट नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ एक कथा बता रहे थे राजा दिलीप के बारे में, गौ भक्तों के बारे में, उनको सिखा रहे थे कि हमें हार नहीं माननी, हमें अपना अनशन जारी रखना चाहिए। और जेल पे उन पे ये इस बात पे अटैक हुआ। उसके बाद सर एक लास्ट स्टेप लिया जाता है। पुरी के शंकराचार्य जो थे, निरंजन तीर्थ जी, देव तीर्थ जी महाराज, वो सर 20 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन जो है आमरण अनशन स्टार्ट करते हैं अपना। और सबसे लंबा चलने वाला अनशन था ये, 73 डेज तक वो व्यक्ति बैठे रहते हैं वहां पे, सिर्फ गंगा जल पर वो व्यक्ति वहां पे बैठा रहता है संसद के बाहर, कि भाई गौ हत्या का महापाप जो है इस पे फाइनली बैन लगवा दो। और गवर्नमेंट एज यूजुअल कहते हैं कि अब हम पक्का इसको बैन बैन लगवाने वाले हैं, हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें आपके भी सदस्य सदस्य होंगे, बाकी भी सदस्य होंगे, और फाइनली जो है फिर इस पे रिपोर्ट आ जाएगी। और सर फिर भरोसा कर लिया जाता है और फिर रिपोर्ट जो है आती नहीं है। जो गवर्नमेंट का तरीका था आंदोलन को समाप्त करने का, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, आंदोलन जो है वो फैल नहीं पाता है।
काफी सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। जी सर। कितना कहें हम लोग। अभी तो हम लोग जी यहाँ सर। तक पहुंचे हैं, 2023 तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत बिल्कुल लंबा। सर। सर आज मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि वही ये सोच बहुत है। बिल्कुल। एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस विषय को हम जिस गति के साथ में आगे बढ़ाएं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने जो सर बात की इसको है। परत बाय परत ही खोलने में फायदा है सर। अगर हम इसको मोटा-मोटा करने लगे कि 1966 में क्या हुआ था, फिर विनोबा भावे जी ने इसके बाद क्या स्टार्ट किया था, हम समझ ही नहीं पाएँगे। हमें लगेगा कि रैंडमली जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, जो पढ़ाया जाता था हमें पहले कि वो हिस्ट्री की डेट्स वगैरह, वैसे आगे लगेगा। जब हम बढ़ेंगे, अभी तो 47 से 70 भी आया नहीं है। 70 के दशक बिल्कुल, से आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी तो जब इमरजेंसी आपातकाल के दौरान क्या हुआ, उसके बाद में हम मैं तो ये बोलता हूँ कि ये समय वो होगा जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक आता है। अब बिल्कुल, धीरेन्द्र बिल्कुल। ब्रह्मचारी कौन थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है, और दोनों के जीवन में किस तरीके का अंतर है, कैसे उन्होंने राजनीतिक पैठ बनाई है, सबके ऊपर भी अलग कार्यक्रम किया जा सकता है। लेकिन अभी आज के लिए हमारे दर्शकों के लिए इतना ही। और गौरक्षा के आंदोलन का इतिहास किस तरीके का रहा है, विनीत भाई से एक बार फिर से हम लोग आगे चल कर के रूबरू होंगे। आप सभी से निवेदन है, गौरक्षा के बारे में अपनी जानकारी को थोड़ा सा और पुख्ता कीजिए। कार्यक्रम कैसा लगा अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। विनीत भाई कुछ कहना चाहते हैं तो अंत में कुछ कह दीजिए जी। सर धन्यवाद पहले तो मुझे मौका देने के लिए। और एक सवाल जो है काफ़ी लोग पूछते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जी शायद ये वीडियो देखने के बाद उनसे पूछा जाए। ये पूछा जाता है कि देखो इतना फैमिली कई बार पूछती है आप लोगों से, आपसे ही पूछते हो कि सर चलो मैं तो अभी यंग हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बिज़नेस भी कर रहा हूँ, तो मुझसे शायद पूछती नहीं होगी। पर जो लोग बिल्कुल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, सर मैं ऐसे लोगों की मैं भी सहायता करता हूँ जो गौरक्षा कर रहे हैं। सर उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है ग्राउंड पे जाके करना, क्योंकि मेरे पास अपना बिज़नेस है, कॉलेज की पढ़ाई है, आप लोगों से मैं बातें कर लेता हूँ, यूट्यूब पे चला जाता हूँ, तो मैं कंफर्टेबल लाइफ एक ज़ोन में चल रहा हूँ कि भाई हाँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, गौ भक्ति कर रहा हूँ। पर जो लोग ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं, जो कि गौशालाएँ अच्छे तरीके से चला रहे हैं, जो कि गौ रक्षा कर रहे हैं, जाके मार खाते हैं, लड़ते हैं, गायों को बचाते हैं अपने खर्चे पे, और उनके बाद फैमिली से भी उनको डाँट पड़ती है क्योंकि आप एक तरह से हाइलाइट हो जाते हो, गवर्नमेंट से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि निदेश गोयल जी ट्राई कर रहे हैं और उनके आस-पास के जो लोग हैं वो ट्राई नहीं करेंगे, तो ये काम हो जाएगा। सबको आगे आना पड़ेगा, रोल प्ले करने पड़ेंगे। और पर मुझसे कई बार काफ़ी सारे गोरक्षक ये सवाल पूछते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए? अगर कोई हमें बोले कि यार क्यों खामख़ा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? बहुत काम में है, अब पठान फ़िल्म आ रही है, आप उसको देखिए, एंटरटेनमेंट लाइए लाइफ़ में, क्या खामख़ा आप गौ रक्षा कर रहे हैं, 2000 साल हो चुके हैं, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, थोड़ा ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो सर मैं एक लाइन हमेशा कोट करता हूँ, और लास्ट टाइम मैंने कोट करी थी आपके इस पे, और फिर से उसे कोट करना चाहूँगा कि, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि द मोस्ट डियरेस्ट थिंग टू अ पर्सन इज़ हिज़ लाइफ। सबसे ज़्यादा जो एक कीमती चीज़ किसी के लिए होती है, वो उसकी ज़िंदगी होती है। मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने जो है काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे इंटरव्यू दिए, काफ़ी अच्छी बात है, आप फंडिंग भी कर रहे हो, आपने तो बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया है। मैंने कहा सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक इंसान के लिए उसकी लाइफ़ होती है। जब तक हम ज़िंदा है, हमारी लाइफ़ जो है वो गई नहीं है इस काम के लिए। माता कामधेनु स्वयं में आदि शक्ति है, उनको सैक्रिफाइस चाहिए होता है। अब तक मैंने कुछ सैक्रिफाइस दिया नहीं है अपना। मेरा अपना टाइम सैक्रिफाइस क्या होगा, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं रात को कम सोता हूँ, मैं रिसर्च पे ध्यान देता हूँ अपने फ्री टाइम पे। शायद मैं अपनी नींद का सैक्रिफाइस कर रहा हूँगा, शायद मैं अपने आप खाने का सैक्रिफाइस कर रहा हूँगा, पर मैंने अपना शरीर अपनी डेथ ली नहीं है, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दिया नहीं है। तो मैं एक लास्ट में लाइन बोलना चाहूँगा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी मुझसे कोई सवाल पूछता है कि आप क्यों रिसर्च करते हो? इतना अच्छा बिज़नेस चल रहा है, आप क्यों खामख़ा इन सब चीज़ों में आ रहे हो? तो मैं ये लाइन बोलता हूँ, द डिवाइन माता कामधेनु हैज़ सेंट मी टू दिस वर्ल्ड विद अ स्पेशल वर्क, पर्पस एंड साधना। I have to travel on that path throughout my life. It doesn't matter to me whether my family members, my parents, my teachers, my friends understands me or not, obeys me or not, follows me or not. I have to travel on that path throughout my life. I will go after completing my duty and I will leave this materialistic body. But just remember this one thing, that my mother cow has a particular language and she has a particular message. And someday this world will need to listen that. They have to hear it. एग्जैक्टली बहुत सुंदर शब्द आपने कार्यक्रम के अंतिम भाग में बोले हैं कि सम डे यू हैव टू लिसन, द होल वर्ल्ड हैज टू लिसन अस। उसे सुनना पड़ेगा और उसे वो जो आवाज आएगी जो वो
गाय माता के रंभाने की जो आवाज आती है, इसमें माँ की ध्वनि आती है। उस माँ की ध्वनि के साथ साथ में जो एक नाद होगा, उस नाद को सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये मानवता सुरक्षित रह सकती है, समृद्धिपूर्ण तरीके से रह सकती है। इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। गाय ही भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का आधार है। अगले भाग में, भाग 2 में हम फिर जुड़ेंगे विनीत जी भाई, सर। और सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। वंदे धेनु मातरम। जी सर, जय थैंक श्री राम। जय श्री गौ माता की जय, जय श्री राम। गौ माता की जय।